मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग कल नहीं हो पाया था, इसलिए आज रिकॉर्डिंग को मैं ऑन कर दिया हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग इज ऑन। हम लोग का टाइम स्टार्ट हो गया है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज क्या है, आज आपको लास्ट क्लास में वेक्टर्स जो हो गया है उसका पूरा का पूरा टॉपिक ब्रीफ किए थे। आज एमसीक्यू वेक्टर पर बेस्ड एमसीक्यू आप लोग सीखेंगे। तो वेक्टर पर बेस्ड एमसीक्यू आज आप सीखिएगा और उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया है वो है कि मान लीजिए द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर whose sum be 0 is। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन देते हैं आपको द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर whose sum is 0 is। इसके 4 ऑप्शन है एग्जाम में जैसे आते हैं। ये हो गया 1, बी है 2, सी हो गया 3 और डी हो गया 4। तो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है आप लोगों से द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स whose sum is 0 is। तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर whose sum is 0, क्या जवाब होना चाहिए? 2 से 2 नहीं होगा। देखिए कैसे, कि यहां पर अनइक्वल बोला है, अनइक्वल वर्ड है। अगर इक्वल वर्ड होता तो एक वेक्टर इधर आप बनाते और एक वेक्टर इधर बनाते ऐसे हाँ तो 2 आप नहीं होगा। तब वो 0 हो जाता। अब लेकिन यहाँ अनइक्वल है, अनइक्वल में एक ऐसे बना है एक ऐसे बना है वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे बना दिए सपोज। तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इधर की ओर आएगा। तब जाकर के ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F12 हो गया और ये F3 हो गया। इसका रिजल्टेंट ये कहलाता है F12 और ये F3। ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो वो 0 हो जाए, यानी कि इसका आंसर 3 होगा। 3 अनइक्वल वेक्टर रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। नाउ मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी ए बी सी डी। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। 0, यूनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव। बताइए कौन नहीं हो सकता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कौन सा आंसर गलत है? यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी। मैग्नीट्यूड का वेक्टर 0 हो सकता है, मैग्नीट्यूड का वेक्टर यूनिट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा ना। मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ n कैप ले लिए हम लोग, n कैप इज अ यूनिट वेक्टर। इफ n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, n कैप एक यूनिट वेक्टर है। n कैप एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ p, p के डायरेक्शन में। इन द डायरेक्शन ऑफ p, n कैप एक यूनिट वेक्टर है p के डायरेक्शन में। देन
एन कैप इज इक्वल टू, तो एन कैप किसके बराबर हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए पी वेक्टर बाय पी, ऑप्शन नंबर बी पी वेक्टर क्रॉस पी, नंबर सी पी बाय पी वेक्टर, और नंबर डी 0। बोलिए एन कैप किसके बराबर है? ऑप्शन ए। बहुत सही, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर को पढ़ाया गया है, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड ही कहलाता है यूनिट वेक्टर, तो इसलिए ये वेक्टर और मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम देने जा रहे हैं, इसको आप वीवीआई मार्क भी कर सकते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसको बनाने के लिए आपको 1 मिनट देंगे हम। इसमें एक इफ यूनिट वेक्टर, अगर एक यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाए इस तरीके से 0.8i प्लस 0.5j प्लस t k कैप, देन t क्या हो जाएगा? A B C D। आप बनाना शुरू कीजिए, तब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। 0.01 का रूट, 0.11 का रूट, 0.8 रूट, नन। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन है कि इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन से, तो इस केस में आंसर कौन सा होगा? टी क्या होगा? आप लोग कोशिश करें। किया जाए। एक मिनट पूरा दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं। अगर एक यूनिट वेक्टर है, इकाई वेक्टर है, जिसको 0.8i 0.5j प्लस टी के लिखा जा रहा है, इसमें टी का मान क्या है? वैल्यू ऑफ टी। कुछ आंसर आ रहा है? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बोला गया ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द आंसर। बहुत सही, बी आंसर है। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए देखिए मैं बना दे रहा हूं। यहाँ गिवन क्या है? गिवन है, दिया हुआ है 0.8i प्लस 0.5j प्लस टी के इज इक्वल टू ए कैप यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ए का आप मैग्नीट्यूड ले लें यूनिट वेक्टर का, जो कि 1 होता है, तो उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये हो जाएगा 0.8 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ आ गया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64
प्लस 0.25 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 6 to 8.0 प्लस टी स्क्वायर 1 हो गया। सो t इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89 रूट हो गया, जो कि 0.11 का रूट होगा। ना इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा गया है, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए एक वीवीआई क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में हम आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ जरूरत पड़ने पर कंसेप्ट भी डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए F1 जो है वो 10 न्यूटन है और F2 जो है वो आपको 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन है। तो इसका डायरेक्शन नहीं पता हम लोगों को। F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो उस केस में ये इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, इसका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा। क्वेश्चन दे रहे हैं कि लेट F1 और F2 इतना है, डायरेक्शन अननोन, डायरेक्शन नहीं पता है, देन एयर रिजल्टेंट इज नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन। नंबर ए में कर दे रहे हैं हम लोग, एफ आर को रिजल्टेंट लेस देन 4 न्यूटन, एफ रिजल्टेंट ग्रेटर देन 4 न्यूटन, एफ रिजल्टेंट 0, एफ रिजल्टेंट ग्रेटर देन 4 न्यूटन और लेस देन 16 न्यूटन। तो सवाल कुछ ऐसे आया एग्जाम में, बोला गया कि F1 जो है वो 10 न्यूटन है, F2 जो है वो 4 न्यूटन है, डायरेक्शन नहीं पता है। अब एफ रिजल्टेंट क्या होगा इस 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन डी सर। आप सही आंसर बोल रहे हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसको देख करके ऑप्शन डी जरूर बोलेगा, लेकिन ये ऑप्शन डी कैसे आया, अगर आपका दिमाग आपको वो चीज एनालाइज कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे हम उसको बता भी देंगे, ठीक है ना, ताकि दूसरों बच्चों को हेल्प हो उसको। तो ये कैसे हो रहा है, तो आप देखिए, सबसे पहले अगर आप बात कीजिएगा किसी भी वेक्टर का, जैसे कि आर रिजल्टेंट क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा रूट था, ये हम लोग जानते हैं, ये जानते हैं हम लोग। अब यहां पर r इज इक्वल टू आर मैक्स, आर मैक्स हो जाएगा कब, when जब cos थीटा जो हो गया ये 1 हो जाए। cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो 1 होगा। तो cos थीटा 1 क्या कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो इस केस में r क्या हो गया, r हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये तो 1 हो गया अंडर रूट, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर रूट, और ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम का केस। अब इसमें r इज इक्वल टू r मिनिमम, मिनिमम कब होगा, जब when cos थीटा -1 हो जाए। -1 कब होगा cos थीटा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो r क्या आ गया, r आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab -1 आ गया, ये हो गया अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी, ये मिनिमम। तो कोई भी वेक्टर में मैक्सिमम वैल्यू होता है इस दोनों का सम। तो 10 प्लस 4, एक मिनट, यहाँ 4, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 4 होगा, मिस्टेक हो गया है। तो 10 प्लस 4 यहाँ पर 14 हो गया, और इधर में आपको 4 लगे। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये सही है, यहाँ पर 6 था, यह 16 था।
तो यहाँ पर क्या हो गया कि 10 से 6 माइनस कर दिए तो ये 4 मिलेगा, और यहाँ 10 और 6 जोड़ दिए तो ये 16 मिल रहा है। तो a प्लस बी 16 हो गया और a माइनस बी यहाँ पर 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है a, मतलब व्हाट, अगर एक वेक्टर a है और उसका एक वेक्टर a प्लस बी है, एक a माइनस बी, तो a का a प्लस बी और a माइनस बी के साथ क्या रिजल्टेंट होगा, हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल, एंगल क्या होगा, व्हाट इज द एंगल between a and the resultant of a plus b and a माइनस b। दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। b के बारे लिखा हुआ भी नहीं हुआ, एक a है एक b है। तो बोल रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, इसको आप बना कर देखिए। आप शुरू कीजिए बनाना, तब तक हम इसको ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स a बाई बी। ऑप्शन नंबर बी tan इनवर्स b बाई a। सी tan इनवर्स a प्लस b a माइनस b। डी नन। बताइए आप बोलना चाह रहे हैं क्या? ऑप्शन डी हो, ऑप्शन डी हो। ऑप्शन डी, वेरी गुड। ऑप्शन डी है। सही आंसर क्या होगा ये बताएंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है। 0। वेरी गुड, 0 होगा। क्योंकि देखिए अगर आप रिजल्टेंट का बात करते हैं, इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या हो गया है, ये a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो रिजल्टेंट 2a है और दिया गया वेक्टर a है। a और 2a के बीच कितना एंगल बनेगा, दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो 0 डिग्री बनेगा। एकदम सही है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए। The numerical value of P, ये हो रहा है 3i माइनस 4j प्लस 5k इज, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू खाली बताना है। हमको नहीं लगता है कॉपी लिखने का जरूरत पड़ेगा। हम बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए इसका। सर न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड या फिर करेक्ट, सही पकड़े आप, सही जा रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड बता। 5√2। एकदम सही आंसर इज 5√2। सही आंसर है, ये आराम से बन जाएगा। आपको सिखाया गया था कि यहाँ P मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर रूट पी एक्स। छोड़ दीजिए सर, हो जाए, हो गया है। अच्छा ठीक है, हम छोड़ दे रहे हैं इसको, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दिमाग लगाने का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप गिव मार्क करो। The expression 1 by √2, the expression
1/√2 I प्लस जे कैप, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड √2 होगा या ये स्केलर होगा? द एक्सप्रेशन इज null vector, unit vector, magnitude √2, स्केलर, ये क्या होगा? इसको चेक कीजिए। इसको चेक करके देखा जाए। द एक्सप्रेशन 1/√2 I प्लस जे इज नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड √2, स्केलर। यूनिट वेक्टर। बहुत सही, ये आंसर इसका यूनिट वेक्टर है। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा 1/√2 I प्लस जे का, तो ये आ जाएगा 1। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है। ए प्लस बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर along x axis की ओर। if a plus b equals to I minus j plus k, then b क्या होगा? इसको बताइए। ऑप्शन देने की जरूरत होने लगता कि पड़ेगा आप लोगों को, आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस की ओर है। इफ a प्लस बी I माइनस जे प्लस के है तो b क्या होगा? चलिए मैं फिर भी ऑप्शन नहीं दे देता हूं। यहाँ पर ये है j प्लस के, b है j माइनस के, c है आपको I प्लस जे माइनस के, और d है आपको I प्लस जे माइनस के। ऑप्शन सी और डी सेम है सर। अच्छा, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर, सी और डी ऑप्शन सेम है। ऐसा भी एग्जाम हो जाता है कभी कभी। देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपको बोल रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू I कैप, यही है, ये यूनिट वेक्टर होगी x एक्सिस की ओर। अब इसमें फिर पुट कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है a प्लस बी, यहाँ पर वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर, अच्छा एक बी होगा, बी यहाँ ए दिया हुआ। ए कितना है? ए है I माइनस जे प्लस हो बी। जाएगा सर। अब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? बी। आंसर इज बी।
अब देखिए कि दो वेक्टर है P और Q, P एंड Q आर टू वेक्टर्स, उसका सम जो है द सम ऑफ टू वेक्टर P एंड Q is at right angle to their difference. The sum of two vectors, दो वेक्टर का सम है P and Q are right angles to their difference. Then तब क्या हो जाएगा? Then P Q के बराबर है, P जो है वो 2Q के बराबर है, Q जो है वो 2P के बराबर है, या P और Q दोनों के पास सेम डायरेक्शन है, have same direction. Sum of two vectors P and Q are right angle to their difference. तब क्या होगा बताइए? Right angle, the sum of two vectors P and Q is at right angle to their difference. दोनों right angle पर है, तो उस केस में उसका देन तब क्या होगा ये बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने का है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q आर राइट एंगल टू देयर डिफरेंस। चलिए हम इसको थोड़ा सा आपको और हिंट दे देते हैं, इसको हिंट हम समझ रहे हैं, हिंट पे जरूरत है। इसमें एक वेक्टर है A, ये हो गया P प्लस Q हुआ, एक वेक्टर है B, ये हो गया P माइनस Q, बोला ना द सम ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q, तो P एंड Q सम हो गया A आर राइट एंगल टू देयर डिफरेंस, तो P माइनस B डिफरेंस हो गया, और क्या दिया हुआ है एंड A वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन B, A B में परपेंडिकुलर। क्वेश्चन से निष्कर्ष ये निकलता है, क्या निकलता है निष्कर्ष कि P प्लस Q A के बराबर है और P माइनस Q B के बराबर है, और A और B एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो उस केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोशिश कीजिए, 1 मिनट देते हैं। आपका 1 मिनट पूरा होता है, अब देखिए बताते हैं कैसे होगा। यहाँ परपेंडिकुलर है तो आप लिखिए A डॉट B ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया A B cos 90 डिग्री, cos 90 जो होता है वो 0 है। अब यहाँ पर A का वैल्यू आप पुट कीजिए, A का वैल्यू है P प्लस Q, और डॉट Q का B का वैल्यू पुट कीजिए P माइनस Q इक्वल टू 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, P इंटू P डॉट P प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस P डॉट Q प्लस Q डॉट P माइनस Q डॉट Q, दिस इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि P डॉट Q और Q डॉट P दोनों सेम होते हैं, ये कट जाएगा, और P डॉट P P स्क्वायर होता है और Q डॉट Q Q स्क्वायर होता है, तो ये 0 हो गया। P स्क्वायर
बराबर क्यू स्क्वायर यानी पी क्यू के बराबर। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो गया। यहाँ इधर लिख दे रहे हैं, इसको इधर नहीं दिख रहा है बोर्ड में, तो P इक्वल्स टू क्यू यहाँ पर। ना इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, उसके लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, ध्यान देंगे। इफ मैग्नीट्यूड A क्रॉस B ये जीरो हो जाए, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, और एंड B डॉट A इक्वल्स टू माइनस AB, ये दो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन। देन एंगल बिटवीन A एंड B क्या होगा? आप बनाना चालू कीजिए, हम चार ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ये हो गया पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई या 0। क्वेश्चन है इफ A क्रॉस B 0 है और B डॉट A माइनस AB है, देन एंगल बिटवीन A एंड B क्या होगा? आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन सी है क्या सर? एकदम सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही जवाब ऑप्शन सी है। कैसे है बताइए थोड़ा सा। सर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, मीन्स ए बी साइन थीटा 0 है, सही बात है। और बी डॉट ए इक्वल टू माइनस ए बी है, मीन्स की बी ए कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए बी, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू -1 है, और साइन थीटा 0 और कॉस थीटा -180 पे होता है। ठीक है ना। इसमें क्या हो गया है, अगर आप सिर्फ यहां से कैच करना चाहेंगे तो यहां से कैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कैच? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ A क्रॉस B मैग्नीट्यूड अगर 0 है, इसका मतलब हो गया A B साइन थीटा 0, और यहां से थीटा तो 0 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां से पकड़िएगा B डॉट A इज इक्वल्स टू माइनस AB, और ये हो गया AB cos थीटा, दिस इज माइनस AB, तो ये कट करके cos थीटा इक्वल्स टू -1, cos थीटा इक्वल्स टू -1, यहां से थीटा इक्वल्स टू 180 मिलता है। तो थीटा का दो जवाब हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। अब इसके बाद आपको चेक करना होगा कि साइन 180 जो होता है, साइन 180 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो सटीक जवाब जो हो गया है वो पाई है। इसको बोलते हैं एनालिसिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनालाइज कराएगा। नाउ नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हम लोग और फिजिक्स में इन करेंगे धीरे धीरे, मैथ्स का इस्तेमाल करते हुए। एक फोर्स दे रहे हैं एफ दे रहे हैं I -2J न्यूटन, और ये क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है और ऑब्जेक्ट मूव करता है डिस्टेंस s। s इज इक्वल टू 2I -3J मीटर। तो वर्क क्या होगा?
एक फोर्स I माइनस 2J न्यूटन किसी बॉडी में लगता है और बॉडी को डिस्प्लेस करा दिया 2I माइनस 3J, तो वर्क क्या होगा? फॉर्मूला याद होगा, तुरंत बन जाएगा। मैंने डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला बताया है। कोशिश किया जाए। एट न्यूटन। बोलिए कितना? 8 न्यूटन। एकदम सही जवाब। 1 इक्वल्स टू F डॉट एस, दिस इज इक्वल्स टू 1, यहाँ इसका 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3, दिस इज 8 न्यूटन। 8 न्यूटन नहीं होगा, 8 जूल होगा। थोड़ा सा करिए, यूनिट, वर्क यूनिट जूल होगा। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसको आपको एनालाइज करना है। क्वेश्चन देखिए, P मैग्नीट्यूड और Q मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। P मैग्नीट्यूड, Q मैग्नीट्यूड सेम है। then what is the angle between P plus Q and P minus Q? P और Q का मैग्नीट्यूड सेम है, तो P प्लस Q और P माइनस Q के बीच क्या एंगल होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। सोचिए एकदम कि P और Q का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली मैग्नीट्यूड दिया है, एंगल में कुछ नहीं दिया। तो P प्लस Q और P माइनस Q के बीच कितना एंगल होगा? चलिए मैं बता दूं, मैं बता ही देता हूँ। तुक्का मारने से नहीं होगा, इसको समझना होगा। क्या है कि ये हमारा P है, ध्यान दीजिएगा, ये P है, ये Q है, सपोज कीजिए ये Q है। तो P है और ये Q है, माइनस लेना होगा तो इसको पीछे क्यों उतना ही ट्रेस कर दिया, ये माइनस Q कहलाता है। अब इसका रिजल्टेंट बनाना है, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसको यहां से मिला दिए, इसको मिला दिए, ये कहलाता है P प्लस Q। अब हमको माइनस वाला रिलेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, यहां से बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे यहां से और इसको मिला दिए। ये कहलाता है आपको P माइनस Q। ये वाला एंगल आपको पता करना है, ये एंगल क्या होगा। इसको जानने के लिए आप इसको यहां से इसको ऐसे खींचिए, खींच दिए, तो ये यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ सेम है, तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस, पैरेललोग्राम एक रोम्बस। रोम्बस में ये डायगोनल और ये डायगोनल जहां कटेगा ये 90 डिग्री, और ये लाइन पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो रहा है। तो P प्लस Q और P माइनस Q के मध्य का एंगल, बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये हो गया एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इफ, इसको आप लिखिए, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। इफ P1 is
along the positive direction of x-axis if its vector product with another दूसरा vector P2 is 0, then P2 vector could be, तब क्या होगा P2 vector? चार ऑप्शन है, A -3i, B 4j, C I plus k और D -i plus j। आप स्टार्ट कीजिए इसको बनाना, कोशिश किया जाए। क्वेश्चन जो हो गया है क्या है कि इफ P1 इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, P1 x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इट्स वेक्टर प्रोडक्ट, उसका वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर P2 इज 0, वो 0 है, तब P2 क्या हो सकता है? स्टार्ट किया जाए बनाना। ये हो गया सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग बेस, सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग। सॉल्यूशन निकालिएगा तो सॉल्यूशन कुछ और आएगा, उसको अंडरस्टैंड करके फिर समझ करके फिर जवाब, है ना। इसमें कम से कम 1 मिनट तो लगता ही है, आप कोशिश कीजिए इसमें। ऑप्शन ए सर। एकदम सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए हम इसको बता दे रहे हैं। सबसे पहले दिया गया है वेक्टर P जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस में, यहां से तो P जो हो गया P1 जो है ये P1 i कैप, और क्या दिया हुआ, इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर इज 0, इसका मतलब P1 क्रॉस P2 ये आपको 0 है। तो यहाँ ये हो गया P1 इंटू P2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, तो इससे P1 पैरेलल P2 पैरेलल होगा। तो पैरेलल तभी होगा जब P2 का वही डायरेक्शन हो जो P1 का। अब यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्शन पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, और P0 और यहाँ लिखेंगे 180, क्योंकि 0 दोनों में होता है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो P1 यहाँ पर एंटी पैरेलल भी होता है, तो एंटी पैरेलल होगा तो माइनस साइन आएगा। यहाँ देख रहे हैं पैरेलल तो कोई नहीं है, ये वाला एंटी पैरेलल, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन को चलेंगे लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मान लीजिए 2 ट्रेन है, एक ट्रेन इस साइड से उधर जा रही, दूसरी ट्रेन उस साइड से इधर। इधर वाला ट्रेन को अचानक लगा कि सामने एक ट्रेन है और ये ठीक है ना ब्रेक लगा, तो एक्सीडेंट ना हो, है ना, तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है ए, यहां से एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है ए, इसका स्पीड है यूए का मतलब ये ट्रेन ए है, यूए इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड हम दे दे रहे हैं, एरो मत दीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड होगी। और अचानक इसने इस ट्रेन यूए, ट्रेन ए जिसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, अचानक इसने देखा कि सामने से एक दूसरा ट्रेन बी इसकी ओर बढ़ रही है, और बी का स्पीड जो है यू बी
ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन ए ने ब्रेक लगाया और रिटार्डेट किया, रिटार्डेशन हो गया, मतलब बी एक्सेलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जिसमें दोनों का एक्सीडेंट ना हो। तो क्वेश्चन है कि ट्रेन ए है वो जा रही है उस साइड विथ अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, और अचानक देखा उधर से ट्रेन आ रही है विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन ने ब्रेक लगाया ताकि उसका एक्सीलरेशन बी एक्सेल बन जाए और कितना हो जाए, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसमें दो ट्रेन हेड ऑन कोलिजन नहीं करें, तो एक दूसरे को टकराएंगे। आप कोशिश कीजिए इसको बनाने को, हम ऑप्शन लिख दे रहे तब तक। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और डी 400 मीटर। सही है, समय 1 मिनट दिया जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट दिमाग में है कुछ? यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का उपयोग है, इस्तेमाल है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। हम एक शॉर्ट कंसेप्ट आपको बता देते हैं। शॉर्ट कंसेप्ट बहुत सिंपल, वो है इस तरीके से कि मान लीजिए आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं एक बाइक से, और आपका स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड। आपने एक साइकिल वाले को ओवरटेक किया जिसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड हो गया 30 - 5, यानी कि सेम दिशा में जाइएगा तो स्पीड को आप माइनस कर दें। यह हो गया रिलेटिव का एक कंसेप्ट जो है। उसी प्रकार से अगर दो विपरीत दिशा में आ रहे हैं, मतलब इधर से बाइक से जा रहे हैं आप 30 मीटर पर सेकंड से, जैसे एक साइकिल से कोई आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, यानी कि 30 + 5 35। आप इसको ऐसे याद रखिए कि अगर आप ऐसे ओवरटेक हो रहा है तो आप देखिएगा साइड से निकल जाएगा, लेकिन ऐसे ओवरटेक हो रहा है तो धीरे धीरे, इसलिए इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। तो सबसे पहले यहाँ आप निकाल लेंगे रिलेटिव स्पीड क्या होता है। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर UAB लिखेंगे, UAB। अब क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इधर से एक इधर से, यह हो गया UA + UB। अब UA कितना है 30 है और B कितना है 10 है, तो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया रिलेटिव स्पीड। आप जानते हैं कि V = U + AT होता है, और नहीं क्योंकि यहाँ, लेकिन यहाँ पर S निकालना है, तो हम यहाँ पर लेंगे दूसरा इक्वेशन, V² - U² = 2AS लेंगे। अब यहाँ पर रिलेटिव पुट करेंगे तो ये रिलेटिव हो गया आपको AB, यहाँ पुट कीजिएगा AB। तो दो ट्रेन, जब ट्रेन रुक जाएगी अपनी जगह पर तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एट
जब भी ए बी 0 हो जाएगा तब क्या होगा, तब इसको आप 0 का स्क्वायर लिखिएगा और यू ए बी को आप लिखिएगा 40 का स्क्वायर और ये 2 लिखिएगा, -4 लिखिएगा और इसको s लिखिएगा। अब तो आपका बन जाए s इज इक्वल टू -40 2 इंटू 4, माइनस काट दीजिए, 4 से काटिए यहाँ 10 आ जाएगा, 2 से काटिए 20 आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर ये 200 मीटर। रिलेटिव का कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि रिलेटिव स्पीड में ज्यादा एनालाइज अभी नहीं करना है, अभी बस यही सोचना है कि अगर जिस ओर आप जा रहे हैं उसी ओर से कोई अगर ओवरटेक करता है तो रिलेटिव स्पीड को माइनस, और अगर जिस ओर आप जा रहे हैं उससे सामने से कोई आएगा तो दोनों स्पीड को ऐड कर दें, तो ये बन गया रिलेटिव स्पीड। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं रिलेटिव स्पीड पर। ये ट्रेन है, ट्रेन का मैग्नीट्यूड जो हो गया है ये 200 मीटर का है, लेंथ ऑफ द ट्रेन 200 मीटर। ट्रेन की स्पीड जो है ये है आपको 35 मीटर पर सेकेंड इधर की ओर, एरो दे दिए, u इज द स्पीड इधर की ओर, और ऊपर से कोई पक्षी है जो इधर की ओर मूव कर रहा है विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितने समय में पक्षी ट्रेन को पार कर जाए? ट्रेन का लंबाई 200 मीटर की, ट्रेन का स्पीड 35 मीटर का है, मीटर पर सेकेंड, और पक्षी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड का है, अपोजिट। तो कितने समय में वो उसको पार कर जाएगा? आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले u आप लिखिएगा ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू, ये मान लीजिए कोई पक्षी है, पक्षी, तो ये हो गया आपको u ट्रेन, ये ट्रेन है, प्लस u पक्षी का जो स्पीड है यूपी का ऐड हो जाएगा, ये हो गया 35 प्लस 5, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसीलिए इसको आप पुट कर दीजिए x डिस्टेंस, ट्रेन और पक्षी का पूरा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, दिस इज 40। अब ये हो गया ट्रेन की लंबाई यहां से यहां तक कितना है, वो है 200 बाई t इज इक्वल टू 40। सो 0 को 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, ये हो गया 5, सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में पक्षी इसको पार कर, तो ये है रिलेटिव स्पीड। अब हम लोग चूंकि वेक्टर सीख चुके हैं तो हम लोग अब फिजिक्स के क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास जो होगा वो फिजिक्स का पूरा क्वेश्चंस पर होगा, कैसे हम लोग वेक्टर को फिजिक्स में एनालाइज करेंगे, उसके लिए आपको रिलेटिव स्पीड सिखाया जाएगा, उसके लिए आपको शिप और बोट और रिवर सिस्टम बताया जाएगा, अप स्ट्रीम लो स्ट्रीम पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जब नीचे जाएंगे पानी उतर रहा है, जहाज ऊपर चढ़ रहा है, तो उस पर कैसे बनेगा सवाल। लेकिन जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स भी दिया, मैंने उस पर ठीक है क्वेश्चन भी करा, क्लास भी कराया, और उस पर भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं, है ना। इसका जवाब अगर अभी आप दे पाते तो बहुत अच्छी बात है टाइम के अंदर, और नहीं तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताना। क्वेश्चन जो हो गया है वो है व्हाट इज, ये आपको मैथ्स का क्वेश्चन है, इज द, लेकिन फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर p ऑन वेक्टर q, क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शंस आर A, B, C, D, 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। वेक्टर p डॉट q, वेक्टर p डॉट q कैप,
P cap dot Q vector, P cap dot Q cap, very very important क्वेश्चन। आप देखिए इस क्वेश्चन को, आप बना पाइएगा तो ठीक है, हम लोग पास में भी कुछ मिनट्स हैं। प्रोजेक्शन सिखाए हैं आप लोगों को, आपको उसको बनाना कैसे बनेगा मैं अभी ठीक है बता देता हूँ। चलिए बता देता हूँ, सॉल्यूशन देखिए अभी बता देता हूँ। प्रोजेक्शन क्या होता था, आपको बोला है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q। प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q, दिस इज P cos थीटा, ये था P cos। तो हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग जानते हैं P डॉट Q इक्वल्स टू PQ cos थीटा। यहां से आप क्या बोल सकते हैं, P cos थीटा इज इक्वल्स टू P डॉट Q मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर अपॉन Q मैग्नीट्यूड, और ये बन गया आपका P वेक्टर डॉट Q, Q कैप। So P vector dot Q cap, and answer is B. Okay, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। Okay, thank you, have a good day to all of you.